इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपको किसी भी बैंक की तरफ से ईमेल आता है या फिर सिंपली कॉल आता है या बैंक मैनेजर आपको कॉल करके बोलता है कि आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यानी कि दिख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपको अगर वो बुलाते हैं तो सबसे पहले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको सिंपली ईमेल आता है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली बैंक में जाना है और वो कैसे क्लियर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मुझे जो ईमेल रिसीव हुआ है वो आप देख सकते हैं, सब लोगों को ईमेल सेम रिसीव होता है कि भाई आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन है वो अलाउ नहीं है या परमिटेड नहीं है। तो सबका जो ये लाइन होती है ये सेम लाइन है या फिर जितनी भी लाइन्स है वो सेम होती है। सबसे पहले मैंने जो ये वीडियो इसको 8 टॉपिक में बांटा है। 8 टॉपिक मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके कोई डाउट्स रह जाएंगे और मैंने कैसा अनुभव किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, किन किन लोगों को ये नोटिस आते हैं वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। बैंकों को कैसे पता लगता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हो या नहीं। अगर आपको ये नोटिस आता है तो आपको कैसे फाइट करनी है। फाइट नहीं भाई, डंडा अंडा नहीं लेके जाना कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है। फाइट मतलब आप अपना पक्ष बातों के द्वारा कैसे रखोगे। उसके बाद में आपको कौन सी सावधानियां रखनी है आपको ये नोटिस ना मिले इसके लिए। उसके बाद में आपको इसका नोटिस जो आपको मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है इसका रीज़न जानना होगा। रीज़न यही है कि एक्सचेंज से आपको पैसा आता है तो P2P आपको यूज़ करना है। लास्ट में मैं उसको क्लियर करूँगा। एक न्यू बैंक अकाउंट में आपको ये जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन है वो करने हैं, वो भी लास्ट में और और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको जो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी है। उसके बाद में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इस नोटिस को मिलने के बाद और मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया और मेरा फाइनल जो अनुभव है बैंक के साथ वो कैसा है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना क्या है, किन किन लोगों को जो ये ईमेल है या फिर ये नोटिफिकेशन है वो आता है। सबसे पहली बात, आप इस हवाबाजी में मत रहना कि आप 5,000 10,000 20,000 का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ये नहीं आएंगे। कि जो लोग ऐसा करते हैं कि मानो 5,000 का बिटकॉइन खरीदा उन्होंने और 10,000 उसका बना लिया तो 10,000 बैंक अकाउंट में ले गए वो INR में। ठीक है, उसके बाद में वापस से वो 10,000 ऐड करते हैं, फिर उसका 20,000 बना लेते हैं, फिर पूरा 20,000 ले जाते हैं। मतलब वो लोग ये नहीं करते कि अपना प्रॉफिट ले जाएं, पूरा ही निकाल के लेके जाते हैं। सबसे पहले तो जो ऐसा लोग करते हैं उनको करना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। मानो कि आपने 5,000 रुपये ऐड किए और आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। 5,000 ऐड किए, 10,000 का टोटल पोर्टफोलियो 15,000 का हो गया। तो मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ या फिर आप लोगों को भी करना चाहिए, आपको वो पैसा सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी में लगाना चाहिए जो कि आपका फैमिली का पैसा नहीं हो, लोन का पैसा नहीं हो, दोस्तों से उधार नहीं लिया गया हो। ऐसा पैसा जो कल को जीरो भी हो जाए ना तो आप चिल मारें, एकदम चिल, नो टेंशन। ऐसा माइंड हो कि आपको ऐसा प्रेशर ना हो कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया। सेकंड, जो लोग ऐसा करते हैं उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि यार मेरा प्रॉफिट अच्छा हो गया, मेरे पे खुद पे विश्वास नहीं हो सकता है मैं इस पूरे पोर्टफोलियो को यूज़ करूँ ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप ऐसा पैसा जो आपको दोबारा ऐड नहीं करना वो ही विड्रॉल करें। ठीक है, आपको ये हवाबाजी बिल्कुल नहीं करनी है कि 10,000 ऐड किया, 20,000 बना लिया, फिर 20,000 ले गए, फिर 20,000 ऐड कर लिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल नहीं किया। बाय द वे, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप किसी भी एक्सचेंज में पैसा ऐड करते हो तो आपको वहाँ पे रिमार्क में कुछ नहीं डालना, क्रिप्टो करेंसी नहीं डालना, डेमो या कुछ भी डाल सकते हैं। ये नोटिस किसी को भी आ सकता है। जो बंदा भले ही एक ट्रांजेक्शन करे, चाहे वो डिपॉजिट करे चाहे वो विड्रॉल करे। जहाँ तक मैंने ये नोटिस किया है, जब जो वजीरेक्स था पहले जिसमें पैसे ऐड करते थे UPI से, तो वहाँ पे क्या था, मैं यहाँ पे किसी भी पेमेंट गेटवे का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो पेमेंट गेटवे था तो जो वजीरेक्स है उसमें अपन जब रिक्वेस्ट करते थे पेमेंट के लिए तो एक UPI ID वो जनरेट कर देता था और हर अकाउंट के लिए वो एक नई UPI ID देता था। जैसे मेरा रिंकू नाम है, रिंकू सैनी। ठीक है, तो रिंकू सैनी नाम पे वजीरेक्स पे एक अकाउंट है, अगर मैं उसमें पैसा ऐड करूँगा तो वो अलग एक नई फ्रेश UPI ID देगा। सेम अगर कोई मानो मोनू सैनी है तो मोनू सैनी को एक नई UPI ID देगा। मतलब हर पर्सन के लिए एक इंडिविजुअली पर्सनल ईमेल ID, वो जो UPI ID है सिंपली वो क्रिएट करके देता है। ठीक है, पेमेंट गेटवे। उससे आप जब पैसा ऐड करते हो, जैसे किसी को हम पे करते हैं लाइक, उसी तरीके से उस UPI ID पे जैसे ही पैसे भेजते हैं, जितने आप भेजोगे जो भी चार्जेस है 1 2 रुपये 5 रुपये वो कट के आपके वॉलेट में वजीरेक्स में ऐड हो जाता है। लेकिन वहाँ पे लिखा आ जाता है कि ये पैसा वजीरेक्स में ऐड हुआ है।
एक्सचेंज इतना मूर्ख तो है नहीं, उसको पता होगा कि भाई जो ये पैसा है ये क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में गया है। मतलब आरबीआई का जो सर्कुलर है, जो पुराना सर्कुलर था 2018 का, जो कि अप्रैल में था जी, मतलब 6 अप्रैल 2018 का था, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बैंक यही सोचेगा कि भाई ये तो परमिटेड ही नहीं है, ये ट्रांजेक्शन कैसे हो गया, ठीक है। बैंक को कैसे पता चलता है, दूसरा टॉपिक, बैंक को कैसे पता लगता है कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसी टॉपिक को एक नंबर, मतलब फर्स्ट जो टॉपिक था अपने, उसमें ही मैंने क्लियर कर दिया। जैसे कि हम यूपीआई से पैसे ऐड करते थे, वहाँ वजीरेक्स लिखा हुआ आ जाता था। बैंक ने मुझे कैसे ट्रैक किया, अब वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अपना जो स्टेटमेंट है इस साल का, वो स्टेटमेंट निकाला है, ठीक है। सो चलिए उस स्टेटमेंट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मेरे 4 डिजिट अकाउंट नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई ये ना बोले कि वीडियो में कि भाई तुम्हारा अकाउंट नंबर तो तुमने दिखाया नहीं, ईमेल कौन से उससे आया था तुमको अकाउंट में, मतलब कौन से अकाउंट में आया था, और तुम स्टेटमेंट कौन सा दिखा रहे हो। तो भाई वो भी देख लो पहले, 4 डिजिट यहाँ पे आप देख लो आराम से। मेक श्योर अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टेटमेंट पे चलते हैं। सिंपली यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट है वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आ चुके हैं मेरे ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पे मैं आपको जो अमाउंट है, कितना आया है गया है, वो तो ऑफकोर्स नहीं दिखाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो क्रेडिट डेबिट जितने भी मेरे अकाउंट से हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, नंबर ऑफ अमाउंट नहीं बताऊंगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो आप यहाँ देखेंगे। अब मैं यहाँ से फिल्टर करूँगा ट्रांजेक्शन को 1 by 1, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं। देखो मैं जो एक्सचेंज है वो 2 ही एक्सचेंज यूज़ करता हूँ, मुझे इन दोनों की सर्विसेज अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं सिर्फ इन दोनों को ही यूज़ करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ़िल्टर कर लेता हूँ। तो फिल्टर में अपन नाम लिखेंगे वजीरेक्स। तो चलिए वजीरेक्स में लिख लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे फ़िल्टर किए ट्रांजेक्शन, वजीरेक्स मैंने जैसे ही लिखा। सो यहाँ पे डेट आ गई, ट्रांजेक्शन डिटेल आ गई, रेफरेंस नंबर आ गया, वैलिड डेट आ गई, विड्रॉल आ गया, डिपॉजिट आ गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफकोर्स मैं नहीं दिखा सकता। सो यहाँ पे जो डेट है वो आप देख सकते हैं, जो कौन कौन सी डेट है उनको मैंने पैसा ऐड किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे सिर्फ इतनी से ट्रांजेक्शन है, बट यहाँ पे वजीरेक्स मेंशन है, ठीक है। अमाउंट देखेंगे 500, 5300, 100, 5000, 524, 200, 300। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए है, क्योंकि मैं ये यूज़ करता ही नहीं हूँ कभी भी डिपॉजिट विड्रॉल के लिए। मैं सिर्फ P2P का प्रयोग करता हूँ, वो बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेरे इतने से ट्रांजेक्शन है, उसमें ही इन लोगों ने मुझे ट्रैक कर लिया। सिर्फ 1 रुपये मेरे अकाउंट में आया हुआ है CoinDCX की तरफ से, जो कि जब अकाउंट वेरीफाई होता है तब आता है। लेकिन CoinDCX में जो मैंने पैसे ऐड किए हैं, आप सभी को पता है कि जो CoinDCX है वो मोबीक्विक का जो पेमेंट गेटवे वो यूज करता है, और जो वजीरेक्स है वो भी फिलहाल वही यूज करता है। तो चलो मोबीक्विक सर्च कर लेते हैं एक बार। सो मैंने यहाँ पे जो मोबीक्विक है सिंपली वो यहाँ पे सर्च कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ आप डिपॉजिट को, मोबीक्विक का जो डिपॉजिट है उसको मत देखो, विड्रॉल को देखो यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो मोबीक्विक का जो मेरा विड्रॉल है वो आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, सो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है। ये जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन है ना मोबीक्विक के, ये सारे जितने ट्रांजेक्शन है A to Z, ये सारे ट्रांजेक्शन मैंने ऐड किए हैं जो CoinDCX Go या CoinDCX है उसमें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, जी नहीं। मोबीक्विक को मैं यूज़ करता हूँ जैसे रिचार्ज के लिए हो गया, या किसी का बिल पे करना हो गया, कुछ भी लाइक उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मोबीक्विक है उसको भी कई बार यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे तो बैंक बिल्कुल ट्रैक नहीं कर सकता कि भाई मोबीक्विक से पैसा सिंपली जो है वो कहाँ मैंने दिया है। लेकिन अगेन मैंने बोला कि जो बैंक है वो कुछ भी कर सकता है, उसको सब पता होता है कि भाई जो एक ही एक एड्रेस है उस पे पैसा जा रहा है, मतलब एक ही एक जगह पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इतना पैसा जा कहाँ रहा है, तो बैंक जब चाहे वो ट्रैक कर सकता है। और ऐसे अकाउंट को बैंक ज़्यादा ट्रैक करता है जिसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं। ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ। तो ये तो नंबर 2 हो गया हमारा टॉपिक कि बैंक कैसे पता करता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हो। अगर आपको नोटिस आता है तो आपको कैसे फाइट करनी है। फाइट अगेन की डंडा लेके नहीं जाना है, आपकी बातों से आपको कैसे फाइट रखनी है, अपना पक्ष कैसे रखना है। देखो आप जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं,
लेकिन सो देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरी एज कोई ज़्यादा नहीं है, अभी 20 साल का हूँ, 21 साल का होने वाला हूँ, ठीक है। मैं जो आपको बताता हूँ, मैं अभी मानता हूँ खुद को कि मैं बच्चा हूँ, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हम डर जाते हैं, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। आप जाओ, हेलो सर, आपकी बात ही नहीं निकल रही, एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल फील, ऐसा एकदम जैसे आप ना प्रधानमंत्री हो, ऐसे समझ लो। आपकी बातों में दम हो, वजन हो, आप ऐसा समझो। मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया, किसी का मर्डर से ली किया है यार, आपने कुछ नहीं किया है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है। आपकी बातों में वजन होना चाहिए, दम होना चाहिए। अगर आपको डिफाइन करना नहीं आता है, समझाना नहीं आता है, क्लियरेशन नहीं है आपको कि यार मतलब आपको ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल कि हाँ मैं नहीं समझा सकता, तो भाई मेरे आप किसी ऐसे बंदे को ले जाओ जो बोलने में एक्सपर्ट हो, बिल्कुल घबराए नहीं, मतलब एकदम नो टेंशन स्पीच दे अपनी। लेकिन उसको पहले चीज़ें भी, अगर उसको मानो कि चीज़ें भूल जाता है तो वो लिख ले अच्छे से, और उसको एक एक चीज़ कैसे समझानी है अब मैं वो बताता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या है वो समझाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं कि जो आपको नोटिस आता है, ठीक है, उसको आपको समझना है। सो जो आपको नोटिस आता है, जो आरबीआई का सर्कुलर था, नेम था, आप हिंदी में समझाता हूँ मैं, ऐसे समझो एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में, ठीक है। 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ये कहता है, या उनका एक सर्कुलर आता है कि भाई जो बैंक हैं उनसे बोलता है कि भाई देखो, जो भी क्रिप्टो करेंसी में डील करता है उनको आप इतना टाइम दो, और उसके टाइम के अंदर वो जितना पैसा है अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लें या जो भी है, ठीक है। उसके बाद में अगर उस टाइम के बाद में कोई भी बंदा और आपको लगता है कि ऐसा पैसा उसके बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है, तो उसका अकाउंट आप क्लोज कर दो। सिंपल सी बात है। उनसे आप रिश्ता नाता तोड़ लो, या फिर आपके कोई ऐसे जो जैसे क्या बोलते हैं पेमेंट गेटवे हैं, वो ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उनको भी ये बोल दो, ठीक है। ये था और कुछ नहीं था। तो इसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना है और इसको आपको समझाना है अच्छे से, ठीक है। जैसे मैंने बोला, बस इतना बोल देंगे। उसके बाद में आपको दिखाना है ये कि भाई साहब देखो, ये लिंक भी आपको लेके जाना है मोबाइल में, ठीक है। अगर प्राइवेट बैंक है गाइस, तो सच बता रहा हूँ आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से समझा पाओगे, और मैं मेरा लास्ट में अनुभव भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो आपको बोलना है कि सर देखिए, जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें आपको यहाँ पे जो 81 नंबर है उस पर आना है सबसे पहले तो सो यहाँ पे जो अपना आरबीआई है, उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारा लॉ था या नेम था या जो हमारा सर्कुलर था, वो मार्च 4 तारीख को, मतलब 4 मार्च 2020, ठीक है, इस तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, वैलिड नहीं है। आपको सिंपली अब इसको डिफाइन कैसे करना है बैंक में जब आप बोलो, तो सबसे पहले जो आप ये प्रिंट आउट लेते हो उसको सामने रखो और बोलो कि सर देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो जो सर्कुलर है वो इस डेट से अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजमेंट के बाद ये वैलिड नहीं है सर, ये नहीं रहा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे भी बता देना अगर वो जो आप फ़ोटो लेके जाते हो वो नहीं मानते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 180 पेज का है जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो जजमेंट है, वो हमको हमारा जो काम का मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा 178 पेज पे आई। सो यहाँ पे जो क्लाइमैक्स है वो मिल जाता है। तो आप यहाँ से जो बाकी के पेज बचते हैं उनको आप प्रिंट आउट निकाल के लिख के जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो ऑर्डर है सिंपली वो यहाँ पे मेंशन है, वही है और बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपली वही मेंशन है कि यहाँ पे जो आरबीआई का सर्कुलर था, ठीक है, वो वैलिड नहीं है, वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है, दैट्स इट, इतना है। उसके बाद में ये आपको एक प्रिंट आउट यहाँ से निकाल के लेके जाना है। और ये जो प्रिंट आउट है आपको, अगर आप ये प्रिंट आउट निकालते हो तो आपको ये वाला प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, ये कलर है, ये आरबीआई की वेबसाइट का दिखता हुआ स्क्रीनशॉट है, और ये टेक्स्ट में है। आप ऐसे समझो जैसे हम फॉन्ट लिखते हैं किसी को हाय हेलो, वैसे आप इतना समझ लो, ठीक है। एक पीडीएफ समझ लो, उसको फ़ोटो समझ लो, ठीक है। ये जो आरटीआई है, ठीक है, उसकी कॉपी है और आरबीआई का रिप्लाई है, ठीक है। उसके बाद में आप चाहें तो ये एक न्यूज़ बोल सकते हो, ब्लॉग बोल सकते हो, उसका आप ये फ़ोटो लेके जा सकते हैं। अब देख, इसका जो फोटो कॉपी है गाइस वो भी आपको साथ में लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं अपना काम करवाया, उसके बाद मैंने कहा कि सर देखो मुझे ये ईमेल रिसीव हुआ है, और मैंने उनके सामने उसको रखा और अपनी जो पेन रूल जो भी था मैंने उसको पकड़ा और बाकायदा उनको एक एक जो लाइन थी वो पढ़ के बताई और समझाई, ठीक है। वो समझ गए, लेकिन वो एक लाइन पे आके अटक गए, जो कि यहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि सर देखो यहाँ पे ये लिखा है वीसी मतलब वर्चुअल करेंसी, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो सर यहाँ पे एक चीज़ लिखी है
कि अगर आपका जो भी कस्टमर है, ठीक है, वो अगर क्रिप्टो करेंसी में डील करता है, ठीक है, तो आपको उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, बैंक को उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना है, मतलब बैंक अकाउंट रखना ही नहीं है आपका, उसको अकाउंट मतलब क्लोज करना है, एग्जिट करना है उस कस्टमर के साथ। मानो कि मेरा अकाउंट है तो उनको ये अकाउंट क्लोज करना है, लेकिन वो अभी इसके लिए बाध्य नहीं है। सो सिंपली उन्होंने मेरे से ये कहा कि देखो आपने अब तक कर लिया, ठीक है, अब से आगे आपको ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं, अदरवाइज फिर आपको अकाउंट क्लोज करवाना है, ठीक है। सिंपल बात मेरे उन्होंने से कही और मुझे अच्छी भी लगी कि चलो यार ठीक है, अभी फ़िलहाल मुझे जो अपना अकाउंट है वो क्लोज नहीं करवाना पड़ रहा। सो मैंने सबसे पहले ये ईमेल उनको पढ़ के बताया, इस सर्कुलर नंबर ध्यान से समझना, इन जो सर्कुलर नंबर है वो मैंने इनको बताए। उसके बाद मैंने कहा कि बिल्कुल सर 2018 में 6 अप्रैल को था बिल्कुल कि बैंक जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उनको अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। बिल्कुल सर, अच्छी बात है। मैंने कहा बिल्कुल सर, सही है एकदम। उसके बाद में मैंने कहा कि हिंदी में समझाया कि सर जितने भी एक्सचेंज थे ना, उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई के खिलाफ केस किया। मैंने ना सिंपल शब्दों में समझाया और आपको भी ऐसे ही समझाना है। कि सर जो आरबीआई था उसके खिलाफ जो एक्सचेंज थे उन्होंने केस किया, ठीक है, और जो वो केस है वो एक्सचेंज जीत जाते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट आता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है सिंपली वो ये बोलता है कि ये जो आरबीआई का सर्कुलर है सिंपली वो वैलिड नहीं रहा, ठीक है। और जो वैलिड नहीं रहा वो डेट क्या है, 4 मार्च 2020, जो कि आरबीआई की सर जो ये वेबसाइट है आप देखिए, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। प्राइवेट बैंक है तो वो लिंक ले लेंगे आपसे व्हाट्सएप पे, ऑफकोर्स आपके पास नंबर होते हैं मैनेजर के या फिर जो आपका अकाउंट ओपन करता है या जिससे भी आपकी अच्छी बनती है। सो यहाँ पे जो 81 नंबर है इसको आपको बताना है कि सर देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 4 मार्च 2020 को जो बैंकिंग बैन था वो यहाँ हटा दिया, ठीक है। जो आरबीआई का बैंकिंग बैन लगा था, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं था, आपको ये भी बोलना है। कहीं वो ऐसा सोच रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी बैन है और आप इलीगली तरीके से बाय सेल कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये बोलना है कि सर जो 4 मार्च 2020, ठीक है, उसके बाद से जो बैंकिंग बैन था वो वैलिड नहीं है, और ये आरबीआई की वेबसाइट पे है, खुद आरबीआई भी ये कहता है। लेकिन आरबीआई स्मार्टली है यार, उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, और जो बैंक है उनमें से कई कर्मचारियों से मैंने पूछा है, उन्होंने कहा कि नहीं यार हमें तो कुछ ऐसा इन्फो ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है, आपको बस इतना ही क्लियर करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, आपको कौन सी सावधानियां रखनी है। जब बैंक में आप पैसे विड्रॉल करते हो किसी भी एक्सचेंज से, तो आपको कभी भी नहीं लिखना भाई साहब छाती चौड़ी करके कि हाँ मैं बिटकॉइन में बाय और सेल कर रहा हूँ। आपको रिमार्क में बिटकॉइन नहीं लिखना है, फ्रेंड, दोस्त, डेमो, पार्टी पेमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं जैसा अच्छा लगे, ठीक है। P2P का उपयोग करना है। P2P का जब उपयोग करें तो सावधानी रखें कि जो अच्छे बंदे हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वैसे मैंने क्लियर कर रखा है। अगर आप कहीं गवर्नमेंट में जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, और आपके कोई भी आसपास कंपनी है उसमें जॉब करते हो और आपको अकाउंट में पैसा मिलता है उसी में, ध्यान समझना, अगर आपका सैलरी अकाउंट आप ऐसा समझो तो उसमें क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन ना करें। रीजन समझिए। सो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो जाता है या बंद कर दिया जाता है मानो, तो आपको पैसे की नीड पड़ेगी। तो पैसे तो आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सैलरी अकाउंट है, ठीक है, सैलरी अकाउंट है आपका, तो आपकी जो कंपनी होगी वो वैसे ही सैलरी अकाउंट चेंज नहीं करेगी। वो बोलेगी कि भाई मैं तेरे लिए अलग से बैंक अकाउंट चेंज करूँ क्या। आप फिर बैंकों के चक्कर खाओगे, जहाँ काम करते हो वहाँ चक्कर खाओगे अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है तो, ठीक है। 7वां पॉइंट ये है कि आपको एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना है फ्रेश, जिसमें आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। सिर्फ आपको जो आप पैसा लेते हो बैंक में या फिर किसी भी एक्सचेंज में पैसा डिपॉजिट करते हो, सिंपली वो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने हैं सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में। और मेरा जो एक्सपीरियंस था सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे कोई टेंशन नहीं लग रही है, एकदम चिल हूँ मैं, क्योंकि मेरा जितना भी जो चीज़ें थी वो मेरी क्लियर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज तक आपने जितने ट्रांजेक्शन किए हैं ठीक है, अब से आगे आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं। अगर आपको एक और ईमेल आया समझ लो कि आपका फिर अकाउंट हमको क्लोज करना ही पड़ेगा। और मेरा उन्होंने अकाउंट चेक भी किया था, तो ऐसा मेरे अकाउंट में कुछ भाई ऐसा कुछ नहीं था कि उनको कुछ नोटिफिकेशन दिख रहा था कि हाँ
ये बंदा क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये ऑटो मैसेज है, जो लोग भी कर रहे हैं ना उनको ये मैसेज जा रहा है, फिर बैंक में जाके उनको सिर्फ क्लियर करना है, बस मैंने ये रियलाइज़ किया है। बाकी तो इस ईमेल के 30 दिन बाद ही सच्चाई पता लगेगी कि क्या मेरा जो अकाउंट है उसमें कुछ इश्यूज होते हैं नहीं। फ़िलहाल कुछ ऐसा इशू है नहीं, प्रॉपर चल रहा है। उन्होंने मुझे कहा बस इतना ही है कि आज के बाद आप इसमें ट्रांजेक्शन ना करें क्रिप्टो करेंसी के, ऐसे खूब करो जो भी है। सो दैट्स इट गाइस। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एनर्जी, काफ़ी टाइम लग चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप आराम से ईजी से फाइट कीजिए। सारे डॉक्यूमेंट टेलीग्राम में मिल जाएंगे कहीं से भी यार, मतलब कुछ भी आधा भी पार्ट आपको अच्छा लगा है ना तो लाइक करना, कमेंट करना, नहीं है इस वीडियो को देख के एटलीस्ट सब्सक्राइब मत करना। आप मेरे पुरानी वीडियो देखिए, अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा, मतलब इतना नहीं बहुत कुछ कहना चाहूँगा। पुष्पेंद्र भाई थैंक यू सो मच, मतलब बड़ा वाला धन्यवाद दिल से। ये मतलब दिखावे के लिए नहीं है, मैं दिल से आपका जो शुक्रिया अदा है वो कर रहा हूँ। उसके बाद में एडी भाई, आपका मतलब दिल से शुक्रिया। पंकज भाई, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया, पंकज भाई थैंक यू सो मच। उसके बाद में जो क्रिप्टो पॉइंट हिंदी है, अपने संदीप भाई मतलब मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद, थैंक यू सो मच कि आपने जो ये टॉपिक था उसको क्लियर किया, क्रिप्टो कानून, थैंक यू सो मच अगेन एडी भाई, थैंक यू सो मच। मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।